सबसे बड़ी खबर यह है कि युद्ध अब दक्षिण गाजा पहुंच चुका है। इजरायल की सेना खान यूनिस पर शिकंजा कस चुकी है। क्या इसके पीछे इजरायल का कोई बड़ा प्लान है? क्या गाजा के लोगों पर अपनी जमीन छोड़कर अब मिस्र जाने का खतरा मंडरा रहा है? आज का यह सबसे बड़ा सवाल। देखिए, अब दक्षिण गाजा में युद्ध और एक्शन में आ गया क्या मिस्र का प्लान, इजरायल का मिस्र प्लान, ये बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले युद्ध की 3 लेटेस्ट तस्वीरें आपको तुरंत अभी हम दिखाते हैं, जो बहुत अभी तस्वीरें आ रही हैं, बहुत बड़ी तस्वीरें। अल शती रेफ्यूजी कैंप में हर कमरे की तलाशी चल रही है। देखिए, ये एक जो वॉर जोन से लगातार तस्वीरें आती है, वो वॉर का क्या हाल है वो बताती हैं। और ये तस्वीर बता रही है कि कैसे अब बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर आ चुकी है इजरायल की ये पूरी कोशिश कि गाजा को कैसे हमास से खाली कराया जाए। ये अल शती एक बड़ा कैंप है, रेफ्यूजी कैंप है, बहुत सारे शरणार्थी यहां पर थे। अब वहां पर इजरायल की सेना एक एक कमरे की तलाशी ले रही है। कोई भी यहां पर वो लूप होल नहीं छोड़ना चाहते। और नॉर्थ गाजा के पश्चिमी हिस्से पर जंग आ चुकी है। ये देखिए, वॉर दक्षिण गाजा पहुंच चुकी है, लेकिन नॉर्थ गाजा छोड़ा नहीं है इजरायल ने। नॉर्थ गाजा का जो ईस्ट और वेस्ट 2 हिस्से हैं, उसमें वेस्ट हिस्से में कैसे इजरायल की सेना एक्टिव है, ये तस्वीरें उसकी गवाह है। आप देखिए कैसे खंडहर बन चुके इलाकों में भी इजरायल की सेना एक एक उस जगह पर मोर्चा संभाले हुए है जहां पर हमास हो सकता है। एक और तस्वीर उत्तरी गाजा से। उत्तरी गाजा में इजरायल का कंट्रोल हो चुका है। ये तस्वीरें आपको ये बताएंगी कि कैसे उत्तरी गाजा पर कंट्रोल इजरायल ने अपना कर लिया है, और इसीलिए ये वॉर अब दक्षिण गाजा जा रही है। दक्षिण गाजा पहुंच चुकी है, जहां पर अब इजरायल का अगला फेज आ रहा है वॉर का, और आज इसी पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले ये उत्तरी गाजा में इजरायल के कंट्रोल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी जब मैं आपको बता रहा हूं, एक बड़ी तस्वीर आई है। आम आदमी के घर में हिजबुल्लाह की एंटी टैंक पोस्ट पर अटैक, यानी एक आम आदमी जिसका कुछ लेना देना नहीं हिजबुल्लाह से, उसके घर में हिजबुल्लाह की एंटी टैंक पोस्ट थी जिस पर इजरायल ने अटैक किया। और कितना प्रिसाइज्ड अटैक है, ये देखिए कितना प्रिसिशन भरा अटैक है। जहां पर आप देख सकते हैं एक रिहायशी कॉलोनी है जहां पर आम लोग रहते हैं, वहां पर हिजबुल्लाह ने अपनी एंटी टैंक पोस्ट बनाई हुई थी, और कैसे इजरायल ने उसको केवल, देखिए आप, जिस घर को उड़ाना है उसी घर पर ये एम्युनिशन या कह सकते हैं जहां पर ये छोटे बॉम्ब गिर रहे हैं, और वही घर तबाह हो रहा है। तो 42 दिनों से गाजा में जारी युद्ध अब फैल चुका है। गाजा के 2 हिस्सों में, नॉर्थ और साउथ के अलावा वेस्ट बैंक तक युद्ध की चिंगारी फैल चुकी है। ये आपके सामने ये जो हम यहां पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लेकर आ रहे हैं, इसमें आप देखिए गाजा के अगर 2 हिस्से देखें, ऊपरी गाजा जो कि उत्तरी गाजा है और नीचे का गाजा जो कि दक्षिण गाजा है, इन 2 हिस्सों में युद्ध फैला है। वेस्ट बैंक तक इसकी आंच देखने को मिल रही है। नीचे राफा, मिस्र, इजरायल, ये सब बहुत अहम है। आपको जानना आज क्या है ये पूरा इक्वेशन। सबसे पहले आपको बताते हैं, गाजा में जारी विध्वंसक युद्ध अब दक्षिणी गाजा तक पहुंच गया है। ये 2 हिस्से आपके सामने देखिए, ये 2 हिस्से जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर का हिस्सा नॉर्थ है और नीचे का हिस्सा साउथ है। दक्षिणी गाजा में ही खान यूनिस मौजूद है, जहां इजरायल ने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है। इसके पीछे खास वजह है, हमास के 3 प्रमुख लड़ाके जो खान यूनिस के रहने वाले हैं, और अब वो खान यूनिस पहुंच चुके हैं। इनका नाम है याह्या सिनवार। बार बार इस शख्स का नाम आता है जो कि मास्टरमाइंड बताया जाता है 7 अक्टूबर के हमले का। मोहम्मद दाइफ जो कि अल कस्साम ब्रिगेड का बिल्कुल टॉप कमांडर माना जाता है और बहुत ये रहस्यमय इंसान है। और याह्या सिनवार का भाई महमूद सिनवार, कल इजरायल ने इसी इलाके में पर्चा गिराया और लोगों से खान यूनिस का इलाका खाली करने की बात कही। ये ठीक उसी तरह है जैसे उत्तर गाजा में ऑपरेशन से पहले इजरायली फौज ने किया था, जैसे उत्तर गाजा में किया था। आपको उत्तर गाजा में चल रहे ऑपरेशन की ओर ले चलते हैं। उत्तरी गाजा में 2 हिस्से हैं, एक पश्चिमी है और दूसरा पूर्वी है। देखिए ये मेरे ठीक सामने जो आपको यहां पर दिख रहा है,
ये 3 लड़ाके हमास के दक्षिणी गाजा में मूव कर चुके हैं और यही सबसे बड़ी यहां पर वजह है कि दक्षिणी गाजा युद्ध पहुंचा है। दक्षिणी गाजा में इजराइल ने पर्चे गिराकर इलाका खाली करने को कहा है। मोहम्मद दाइफ, याह्या सिनवार और महमूद सिनवार, ये वो 3 नाम हैं जो इजराइल के रडार पर हैं और इन्हीं लड़ाकों के ऊपर अब ये युद्ध इजराइल दक्षिण गाजा तक ला चुका है। लेकिन इसके आगे अब बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए, उत्तरी गाजा की जिसकी हम बात कर रहे हैं, 2 हिस्से हैं, पश्चिमी और पूर्वी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि पश्चिमी गाजा में सब समतल हो चुका है, लेकिन पूर्वी हिस्से में अभी इजराइल का ऑपरेशन जारी है। पूर्वी गाजा में इजराइल की फौज ने 4 बड़े अस्पतालों की घेराबंदी कर दी है। ये आपके सामने है, अल शिफा, इंडोनेशियन, अल रंतीसी और अल बैप्टिस्ट। पूर्वी गाजा को भी खंडहर बनाने के लिए इजरायली फौज वहां पर तैनात है। ये ग्राफिक्स के जरिए, ये इस ग्राफिकल रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और हॉस्पिटल इस पूरी वॉर के एपिसेंटर बनते जा रहे हैं। ये सामने देखिए, अल शिफा, इंडोनेशियन, अल रंतीसी और अल बैप्टिस्ट, ये 4 अस्पताल। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता एज डिफेंस एक्सपर्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, एयर कोमोडोर अश्विंदर सिंह बहल एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कोमोडोर जी.जे. सिंह एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है। आज कह सकते हैं आपकी एयरफोर्स से, आर्मी से और नेवी से, जल, थल और वायुसेना के तीनों एक्सपर्ट आज हमारे साथ पैनल में हैं जो आपको इजराइल की स्ट्रैटेजी बताएंगे। जनरल दत्ता, दक्षिण गाजा क्यों अहम है और क्यों ये, इसमें क्या स्ट्रैटेजी दिखती है आपको इजराइल की? देखिए, ऐसा है कि अगर हम ये मान के चले कि इजराइल सिर्फ नॉर्दर्न गाजा में ही ऑपरेशन करता रहेगा, ये नामानी बात है। क्योंकि अगर हमास को ख़त्म करना है तो नॉर्थ को क्लियर करने के बाद साउथ गाजा को भी क्लियर करना पड़ेगा हमास की पूरी जड़ें उखाड़ने के लिए। तो अभी नॉर्थ गाजा में तकरीबन शिकंजा कस दिया गया है। इनके मेजर टारगेट्स को उन्होंने ऑलरेडी ध्वस्त कर दिया है। टनल नेटवर्क भी काफ़ी हद तक इनके काबू में आ गया है। यहाँ जो फॉर्म बॉम्ब का इस्तेमाल करके उनको सील कर दिया गया है और बची कुची टनल्स का सर्च किया जा रहा है। इजरायली फोर्सेस का मेन एम था कि किसी प्रकार से हॉस्टेजेस की लोकेशन इनको पता चल जाए। पीछे इनको अंदेशा था कि अल शिफा के नीचे हो सकते हैं, रेंटीसी के अंदर भी कुछ अवशेष मिले थे कि यहाँ पे हॉस्टेज रखे गए थे। एक बुजुर्ग महिला और एक इजरायली सैनिक जो हॉस्टेज बनाया गया था, उनके शव मिले हैं अभी इनको अल शिफा के इलाके से। तो इसका मतलब ये है कि हॉस्टेजेस को वहाँ से मूव करके कहीं साउथ की तरफ ले गया अभी हमास। अगर साउथ की तरफ ले गया है, आपको याद होगा कि इजराइल ने साउथ की तरफ भी ब्लॉक कर दिया था पूरा, लेकिन सब टनल्स को बंद करना मुश्किल है। इनकी टनल 3 लेवल में चलती हैं। सबसे नीचे वाली सबसे बड़ी टनल होती है जिसको मेट्रो बोलते हैं, उसके ऊपर कम्युनिकेशन है, उसके ऊपर टैक्टिकल टनल्स हैं। तो इनकी जो कम्युनिकेशन के नीचे वाली टनल्स हैं जिसको मेट्रो बोलते हैं, उसके माध्यम से इजिप्ट के बॉर्डर तक जाते थे। तो अगर ये इजिप्ट के बॉर्डर तक जाते थे, वहां से हथियार स्मगल होके आता था, तो साउथ गाजा को तो कब्जा करना पड़ेगा। बहुत बड़ा सेंटर है हमास के ऑपरेशंस का और इसलिए साउथ गाजा ये वॉर पहुंच रही है। लेकिन एयर कमोडोर बहल सर, आप मुझे ये बताइए, ये जो पर्चे गिराकर खान यूनिस पर जो यहाँ पर वहां इजराइल की वायुसेना कह रही है कि भाई जल्दी से खाली करो, ये क्या टैक्टिक होती है किसी भी वायुसेना की कि कैसे वहां पर वो क्या स्ट्रेटजी होगी फिर अटैक की? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर एंड स्टेट उनका क्लियर है कि हमें हमास को खत्म करना है, सबसे पहला, और दूसरा अपने बंधुकों को रिलीज करना है जो इस समय 4 या 5 लोकेशन पे होंगे। और अगर जैसे हम अपना 1971 का ढाका युद्ध भी देखें तो हमने भी पैम्फलेट्स गिराए थे ढाका में जब हमने 93,000 ट्रूप्स को सरेंडर करने के लिए फोर्स किया। ये दो चीजें हम मैसेज कन्वे करते हैं इसके अंदर। सबसे पहला मोरल, हम दुश्मन का मोराल को बीट करते हैं कि हम वहां तक पहुंच चुके हैं, हम आपके घर में पहुंचने वाले हैं, आप उस एरिया को खाली कर दीजिए। और दूसरा, हमास के ऊपर यह प्रेशर डाल रहे हैं कि अब देखिए हम आपके लिए आ रहे हैं और आपको छोड़ेंगे नहीं, ताकि वो जो है बंधकों को जल्दी से जल्दी रिलीज कर दें। लेकिन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह आ जाती है कि डिस्क्रिमिनेट कैसे किया जाए हमास को। हमास 3 तरह के वहां पे टारगेट्स हैं। एक तो हमास के लड़ाकू हैं जो पहचाने नहीं जा सकते, दूसरा हमास सिंपथाइजर्स हैं और तीसरा हम वहां के फिलिस्तीनियन या फिलिस्तीनी जो सिविलियंस हैं। उन तीनों के बीच में डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। कह रहे हैं कि ये पर्चे गिराकर ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश की जाती है कि जो सिविलियंस हैं या जो इनोसेंट हैं वो वहां से चले जाएं, ताकि हमास के लड़ाके अगर रह जाएं तो कैजुअलिटीज उन्हीं की हो केवल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है कॉमोडोर जी.जे. सिंह, अब क्योंकि ये इजिप्ट भी यहां पर सामने है, इजिप्ट वाले बॉर्डर को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं,
क्या आपको लगता है कि ये जो लोग जिनको नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा भेजा इजराइल ने, अब यहां पर जो लाखों लोग इतने छोटे से इलाके में आ गए हैं, क्या इनको कोई देश, और खासकर अगर मैं इजिप्ट की बात करूं, क्या वो उनकी मदद करेगा? ये कहना बहुत मुश्किल है गौरव, मगर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जो इजराइल की स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल साफ है कि जितने उनके रेजिडेंशियल एरियाज हैं गाजा के अंदर उनको फ्लैटन कर दिया जाए, इसलिए वो ये पर्चे गिरा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि साउथ की तरफ चले जाएं, ताकि जो उनके टनल्स हैं, उनके जो ओपनिंग्स हैं, जो उनके मुंह हैं जहां से निकल के आते हैं, अगर वो डेब्री के नीचे दब जाते हैं तो फिर वो टनल्स जो है इनफेक्टिव हो जाती हैं और उनके जो फाइटर्स हैं वो भी बाहर नहीं आ सकते। अगर आते हैं कहीं से तो उनको पहचानना बहुत आसान होता है। दूसरी बात जो आपने सवाल किया, एक पहले उठी थी ऐसी आवाज कि इजराइल ने ये सजेस्ट किया है कि जितने ये गाजन्स हैं, गाजा के लोग रहने वाले हैं, इनको सनाई डेजर्ट के अंदर आबाद कर दिया जाए, उनको वहां से निकाल के सनाई इजिप्ट के अंदर जो आता है उसके अंदर पहुंचा दिया। तो ये मैं इस मोमेंट के ऊपर कहना मुश्किल है, मगर लगता है सर आपने जो बात कही है ना कि एक बात उठी थी कि गाजा के लोगों को, गजन्स को इजिप्ट शिफ्ट कर दिया जाए, आज हम वो प्लान इजराइल का बताने वाले हैं। वो इजराइल का प्लान जो सामने आया था वो बहुत पहले कहा गया इजराइल की तरफ से कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से ये डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं वो प्लान फिर से आंखों के सामने आ रहा है। अल शिफा अस्पताल आपने बहुत सुना होगा, वहां पर अभी इजराइल का ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है और अब अल शिफा अस्पताल के पास सुरंग और हथियार मिल रहे हैं। इजराइल का दावा है कि ये अल शिफा अस्पताल में उनके सर्च ऑपरेशन, उनकी रेड के दौरान मिले हैं और ये अगर सही है तो आप देखिए अस्पताल के अंदर क्या चल रहा था। लेकिन इसी बीच गाजा के भीतर आकाश और जमीन से ऑपरेशन, गाजा के भीतर आकाश और जमीन दोनों तरफ से ऑपरेशन लगातार चल रहा है इजराइल का। एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं और ग्राउंड फोर्सेस वहां पर लगातार ग्राउंड ऑपरेशन कर रही हैं। यह है गाजा में इजराइल का वो ऑपरेशन जो 7 अक्टूबर के बाद आज 42वां दिन है और इजराइल ने बिल्कुल ठान लिया है, चाहे उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, वो कह रहे हैं हमास के खात्मे तक हम नहीं रुकेंगे। और इस बीच हिजबुल्लाह ने ईरान की फलक मिसाइल फायर कर दी है। ईरान के बारे में नसरुल्लाह ने कहा था कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सारे हथियार वो ईरान की चला रहे हैं। हिजबुल्लाह ने ईरान की फलक मिसाइल फायर की है। ये देखिए, यह है वो फलक मिसाइल जो ईरान से हिजबुल्लाह को मिली है और वो उसने फायर की इजराइल की तरफ। सवाल यह है कि अगर ईरान का कुछ लेना देना नहीं है तो फिर ये ईरान के इतने बड़े बड़े हथियार हिजबुल्लाह के पास आ कहां से रहे हैं? ईरान से कैसे उस तक ये हथियार पहुंच रहे हैं? और ईरान जो कह रहा है कि हम हमास को सपोर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इस वॉर में नहीं जाएंगे, वो इस तरह के हथियार उन संगठनों को क्यों दे रहा है जो इजराइल के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इजराइल जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल ने गाजा के लोगों को मिस्र भेजने का कोई प्लान बनाया है, जिसके बारे में अभी अभी बात हो रही थी। क्योंकि पहले तो उत्तरी गाजा से लोगों को दक्षिणी हिस्से में जाने के लिए और फिर उत्तरी गाजा में इतनी बमबारी की इजराइल ने कि लोगों के घर बार ठिकाने सब खंडहर बन गए। अब वहां लौटना तो दूर, इजराइल ने उससे भी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। दक्षिण गाजा में मौजूद शरणार्थियों से कहा कि वहां के लोग, वहां के निवासी इलाका खाली करें। वो चेतावनी दे दी इजराइल ने। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर लोग जाएंगे कहां? आपने पहले से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भेजा, अब उसके बाद तो वहां जगह ही नहीं है, फिर कहां जाए? आगे राफा सीमा है और दूसरी तरफ समंदर है, तो क्या ये लोग मिस्र जाएंगे? क्या इजराइल के बॉम्ब से मरेंगे? खास बात यह है कि मिस्र में एंट्री का रास्ता, वो राफा बॉर्डर बंद कर रखा है मिस्र ने। वहां पर केवल चंद वो लोग जो विदेशी हैं या विदेशी नागरिकता है उन्हीं लोगों को भेजा गया, या मिस्र के लोग हैं, उनकी संख्या सैकड़ों में होगी और ये लाखों लोग हैं। मिस्र ने पहले ही गाजा के शरणार्थियों को शरण देने से मना कर दिया था। अब ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है आपके सामने, ये आपको ये बताती है कि गाजा के लोगों के ऊपर इस वक्त कैसे एक डबल वैमी है। डबल वैमी यानी एक तरफ इजराइल के बम है और दूसरी तरफ मिस्र के क्लोज बॉर्डर हैं। कहां जाए वो? ये जनरल दत्ता, ये क्या अब गाजा के लोगों के लिए यहां पर बिल्कुल अगर मिस्र ने दरवाजे नहीं खोले तो क्या ऑप्शन है उनके पास? देखिए, ऐसा है कि जब आप साउथ गाजा से होते हुए रफा की तरफ जाते हैं,
जो मिस्र और गाज़ा का बॉर्डर पड़ता है तकरीबन 12.5 किलोमीटर का है, और इस बॉर्डर के ऊपर 14 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाया गया है जो पहले एग्रीमेंट के मुताबिक बना था, जो गाज़ा और इजिप्ट के बीच में जो रफा का इलाका है उसको 14 किलोमीटर का बफर जोन है। तो अभी जब साउथ गाज़ा से इनको निकाला जाएगा, साउथ गाज़ा से निकलने के बाद इनको बफर जोन के अंदर पुश किया जाएगा, और उसके बाद हो सकता है कि इजिप्ट के साथ में कोई एग्रीमेंट करके बफर इजराइल कौन गवर्न करता है, इनको इजिप्ट की तरफ जाने के लिए पुश करे। के पास है, कौन वहां पर इंतजाम करेगा इन लोगों के लिए? देखिए ऐसा है कि ये UN HRC का भी इन्होंने हवाला दिया था कि भैया आप इनका प्रबंध करिए वहाँ पे रिफ्यूजीज़ का, और इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, जो ओआईसी की कंट्री है, अरब लीग है, ये लोग इतना हिमायत रखते हैं अगर पैलेस्टाइन की, तो इनको मिलके इनकी मदद करनी चाहिए, उनको रहने का कोई प्रबंध करना चाहिए वहाँ पे। तो ये जो कार्रवाई है, मिलिट्री ऑपरेशन चलेंगे। जितने मिडिल ईस्ट से एक्सपर्ट जुड़ते हैं, एयर कमोडोर बैल, हमारे साथ जितने एक्सपर्ट इजिप्ट से जुड़ते हैं, मिडिल ईस्ट से जुड़ते हैं, कल हमारे साथ तुर्की से एक प्रोफेसर जुड़े थे, वो साफ कह रहे हैं कि इजिप्ट बहुत सही कह रहा है, बहुत सही कर रहा है, उसको अपने दरवाजे खोलने नहीं चाहिए वरना गाजा पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा। तो क्या ये इजराइल का प्लान है कि गाजा से लोगों को हटा दो और गाजा पर कब्जा कर लो? देखिए, सबसे पहले चीज यहां कहूंगा मैं कि दो चीजें हैं। एक, इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और इजराइल को कुछ ना कुछ करके बहुत जल्दी अपने एम ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है। दूसरा, जब वो पुश कर रहे हैं सिविलियंस को, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्रिमिनेशन आसान हो जाता है टारगेट के अंदर और नॉन टारगेट के अंदर, सिविलियंस के अंदर। तीसरा, ऐसी कोई भी जगह नहीं है बफर जोन में जहां पे इनको रहने के लिए पहले से ही कुछ अरेंजमेंट किए जा चुके हों। चौथा, जो UN रेजोल्यूशन, सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसको कि वीटो नहीं किया, अमेरिका ने भी, यूके ने भी और रशिया ने भी वीटो नहीं किया, उन्होंने तो एब्सटेन किया, और चाइना और फ्रांस ने सपोर्ट किया। उसके हिसाब से ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए रेजोल्यूशन लिया गया। तो पॉज तो शायद हो ना हो, लेकिन यह जरूर होगा कि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन की वजह से भी कुछ एरियाज के अंदर से ह्यूमैनिटेरियन एड को वहां पे पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। कोमोडोर जीजे सिंह, यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशन को मान कौन रहा है? सवाल यह है, गाजा इतनी छोटी सी पट्टी है, ऑलरेडी दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला इलाका है, उसमें ये लोग साउथ गाजा में एक साथ इतने सारे लोग आ गए, तो या तो वो मेडिटेरियन सी में जाएं, कूद जाएं वहां पर, या वहां से चले जाएं किसी शिप से, या फिर इजराइल की मिस्र की तरफ जाएं, और क्या करेंगे ये? देखिए, इसका ये इतना आसानी से हल नहीं निकलेगा, क्योंकि जो इजराइल है वो नहीं इन लोगों को छोड़ेगा, या तो इनको ऊपर पूरा कब्जा करेगा, या इनको ये साउथ गाजा छोड़ के इजराइल की तरफ जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाते तो ये इंटरनेशनल यूएनओ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरी बात ये रही कि यूएनओ को इजराइल नहीं मानता, क्योंकि उसका ये कहना है कि आप ह्यूमैनिटेरियन का तो लगा रहे हैं, जैसे कहते हैं कि नारा लगा रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड। वो कहते हैं कि देखिए, हम चाहते हैं कि जो हमारे होस्टेज पकड़े हुए हैं वो भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। वो ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है उसके लिए वो एक ही मांग रखते हैं कि रेड क्रॉस को अलाउ करना चाहिए कि वो हमारे हॉस्टेजेस के पास जाए और हमें बताए कि वो किस हालत में है, क्या वो ठीक है, मर गए कैसे, मगर हमास उसको अलाउ नहीं कर। तो इसलिए हमास जो गवर्नमेंट है, हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको पैलेस्टीनियन ने 65% वोट देके अब पावर में लाया था, अब वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो बिल्कुल रैटल हो चुके हैं। उनको ये पता नहीं आ रहा, तो वो इसीलिए लोगों को, दूसरों को कहार लगा रहे हैं कि हमको मदद करो, मगर मदद के लिए कोई तैयार नहीं है। तो कोई तैयार ही नहीं हो रहा सर। जबानी जो है वो है, जबान से करते हैं, मगर मदद को कोमोडोर सिंह अंदर से कोमोडोर सिंह, मदद की तो बात यहां तक है कि ईरान ने कह दिया कि हमास को तुमने हमसे पूछ के हमला किया था क्या? उन्होंने साफ कह दिया कि हम कोई मदद नहीं करेंगे। कैसे टनल के भीतर से रॉकेट हमला किया है अल कुद्स ने, यह दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि टनल इस पूरी वॉर का, गजा के इस पूरे युद्ध का बहुत अहम पार्ट है, और उन टनल्स पर विजय पाना ही हमास के खात्मे का सबसे बड़ा रास्ता है। टनल के भीतर से अल कुद्स का रॉकेट हमला आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलना अला अल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप देखिए आप इनकी पूरी सुरंग को समझिए। सुरंग अंदर से बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है, लेकिन उनका जो सुरंग का मुंह है वो बड़ा चौड़ा है। वहां पर रॉकेट लॉन्चर लगा हुआ है। सुरंग से निकलते हैं, लॉन्चर में रॉकेट डालते हैं और फिर कान बंद करते हैं और बिल्कुल पीछे की तरफ भागते हैं। और वो पूरा एक वहां पर हिस्सा बनाया हुआ है जहां से रॉकेट निकल के जाता है सीधे इजराइल की तरफ। यह है वो सुरंग जिसमें से वो निकलकर रॉकेट दाग रहे हैं। इसी बीच इजराइल की स्पाइक मिसाइल के खिलाफ ईरान की अल्मास 1 मिसाइल सामने आ चुकी है। ये देखिए, इजराइल की स्पाइक मिसाइल के खिलाफ ईरान की अल्मास 1 मिसाइल सामने आ चुकी है, जो यहां पर बार बार इस बात का सबूत दे रही है, बार बार ये हथियार इस बात का सबूत दे रहे हैं कि ईरान के हथियार हमास के पास भी हैं और ईरान के हथियार हिजबुल्लाह के पास भी हैं। इसी बीच एक और आपको दिखाते हैं, गाजा में रात को बम की रोशनी कैसे दिखी है। ये गाजा की रात है जहां पर बम की रोशनी आसमानों में कुछ इस तरह से। इजराइल लगातार दिन हो या रात गाजा पर बम बरसा रहा है और ये उसी का सबूत, ये तस्वीरें गाजा में रात को बम की रोशनी जिस तरह से दिखी है। तो सुरंगों की हम बात कर रहे थे। गाजा में सुरंगों का जाल है। इजराइल को इसलिए ग्राउंड ऑपरेशन तेज करना पड़ा। आपको ये ग्राफिकल रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। ये जो मैप है, जो आप लाल रेखाएं जो इसमें देख रहे हैं, ये वो गाजा में सुरंग का जाल है जहां पर इस वक्त हमास के ठिकाने बताए जा रहे हैं। और यही वजह है कि अलग अलग चरणों में इजराइल ने ऑपरेशन चलाया। पहले नॉर्थ का हिस्सा साफ किया और अब दक्षिण की बारी है, क्योंकि सुरंग दक्षिणी गाजा में भी है और करीब 250 से 300 सुरंगों का आंकड़ा इजराइल की तरफ से दिया गया है, जिसको उसने तबाह कर दिया है। लेकिन ये जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, ये नॉर्थ गाजा है। आप जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, नीचे की तरफ बढ़ेंगे, ये जो नीचे वाली सुरंगें देख रहे हैं वो खान यूनिस, वहीं पर जो सुरंगों का जाल है वहीं पहुंच चुकी है इजराइल की सेना। रेफ्यूजी कैंप भी यहां गाजा में कितने हैं, सुरंग कितनी है, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन इसी बीच गाजा में सुरंग के जाल तो आपने देखे। इसी जाल को तोड़ने के लिए इजराइल ने हमास की सुरंग के विनाश का प्लान कैसे बनाया है, अब ये देखिए। पहला उनका प्लान है टनल फ्लड। मतलब इजराइल का कहना है कि टनल में सीवर का पानी छोड़ देने पर हमास के लड़ाके मारे जाएंगे, क्योंकि सुरंग में जहरीली गैस फैलने से दम घुटने लगेगा। अगर इससे नहीं कुछ हुआ तो जेल बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, जो भीषण धमाके करके सुरंग को तबाह कर देगा। इसके अलावा कोलैप्स एजेंट, यानी टनल की दीवार को कमजोर करके नष्ट कर देना। लेकिन यह सब कैसे होगा, क्योंकि पहले टनल की तलाश के लिए कैसे होगा ये समझिए। जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, जो रेडियो वेव से पता लगाएगा, और मैग्नेटोमीटर, जो सुरंग में इस्तेमाल मेटल से खोजेगा कि सुरंग में कहां पर मूवमेंट है, क्या हो रहा है। मूवमेंट सेंसर है जो सुरंग में हलचल पता लगाएगा। ड्रोन्स जो टनल नेटवर्क का सर्वे और मैपिंग करेंगे, और खोजी कुत्ते और अंडरग्राउंड रोबोट से भी टनल खोजा जाएगा, और उसके बाद वो प्लान जो मैंने आपको बताया वो अमल में लाया जाएगा। तो सुरंग विनाश का प्लान लगातार यहां पर अभी इजराइल की तरफ से बनाया जा रहा है, और ये वो एक्सक्लूसिव जानकारी है जो इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। लेकिन गाजा युद्ध दक्षिणी हिस्से की ओर चला तो गया है। सवाल है दक्षिणी गाजा में युद्ध की चुनौतियां क्या हैं। ये चुनौतियां भी ठीक वैसी ही है जो उत्तर इजराइल में थी, जैसे खान यूनिस में मौजूद अस्पताल। और अस्पतालों में क्या हो रहा है, इजराइल लगातार क्या दावा कर रहा है आपको मालूम है। खेल के मैदान, स्विमिंग पूल्स, बच्चों के स्कूल, ये देखिए, ये खेल का मैदान, ये स्विमिंग पूल्स, मस्जिद, सुरंग और आम आदमी के घर, यही वो चुनौतियां हैं। क्योंकि बार बार इजराइल कहता है कि यहीं पर तो इजराइल हमास के ठिकाने हैं, क्योंकि इन्हीं ठिकानों के नीचे हमास की सुरंगें होने का इजराइल दावा करता रहा है। दक्षिणी गाजा में 15 अस्पताल हैं, 50 मस्जिद हैं, 31 स्कूल हैं। ये डेटा हमारी टीम ने गूगल मैप में दिए गए संकेतों के आधार पर तैयार किया है, और यही वो चुनौतियां हैं जनरल दत्ता, जो एक बार फिर से इजराइल के लिए सामने होंगी, और इजराइल को इन्हीं पर पार पाना होगा। या अब क्योंकि उत्तरी गाजा का इतिहास ये बताता है कि कोई चुनौती नहीं है। ऐसा कि जो चुनौतियां इनको उत्तरी गाजा में हुई, टनल्स को बर्बाद करने में, हमास के लड़ाकों को उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड में घेर के मारने के लिए, वही कार्रवाई इनको साउथ गाजा में करनी पड़ेगी अगर हमास को पूरी तरह से ख़त्म करना है। अभी अगर ये हॉस्टेज का मसला नहीं होता तो टनल्स की बर्बादी बहुत पहले कर लिए होते। आपको याद होगा, मैंने शुरू में भी बोला था कि साहब
टनल्स को आप सी वाटर से भर सकते हैं, गैस से भर सकते हैं, आप उसके अंदर एक्सप्लोजिव करके उसके अंदर कोई गैस का वो कर सकते हैं जो प्रेशर के साथ पूरी इलाके में फैल जाएगी। क्योंकि सिर्फ होस्टेजेस के कारण इजराइल वो कार्रवाई नहीं कर रहा जिसमें कि बेधड़क या कैलकुलेटेड अनकैलकुलेटेड तरीके से हमला ना हो। वो बिल्कुल प्रोब कर करके एक एक जगह को शिनाख्त करके उसके बाद उनको तबाह कर रहा है और ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपने होस्टेज को बचा लें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हॉस्टेज का कोई नुकसान हो गया और अगर इजराइल को ये पता चल गया कि हॉस्टेज यहाँ तो मारे गए हैं और यहाँ हमास उनके साथ क्लीन गेम नहीं खेल रहा, तो हमास का तो खात्मा 100% होगा ही होगा। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, नेतन्याहू ने कहा था हम जो रिटेलिएट करेंगे तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगी। बिल्कुल, तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगी इसको। बिल्कुल, तो ये वो याद कराएगा भी। ठीक है, लेकिन एयर कमोडोर बहल, ये जो हम यहां पर बात देख रहे हैं सुरंगों के खात्मे की, क्या इजराइल के पास, क्योंकि नॉर्थ गाजा में जिन्होंने किया अभी उनको अभी तक हॉस्टेजेस तो नहीं मिले, क्या ऐसा हो सकता है कि ये हॉस्टेजेस अब साउथ गाजा की टनल्स में हो और इसीलिए साउथ गाजा पे फोकस बढ़ रहा है अब इजराइल का? देखिए, अगर कोई भी मिलिट्री कमांडर होगा वो कभी भी सारे हॉस्टेजेस को एक जगह नहीं रखेगा ताकि वो अपने आप को महफूज रख सके। दूसरी चीज ये है कि पहले जो अटैक अक्टूबर 7 को भी हुआ उसमें मेजर इंटेलिजेंस फेलियर था। कहीं ना कहीं ये भी दर्शा रहा है कि जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंट्स ऑन ग्राउंड हैं वो अभी तक ये नहीं पता लगा पाए कि कहां पे उनके बंधक छुपाया गया है। और तीसरी चीज ये है कि अगर आप देखें इतने दिनों से 42 दिनों से अटैक चल रहे हैं, लेकिन क्या कोई भी अटैक आपने देखा कि बहुत बड़ा कोई एक्सप्लोसिव डंप जो टनल के अंदर है वो ब्लो अप हो गया हो, या कोई बहुत बड़ा टारगेट है हमस का जो कि इन टनल्स के अंदर छुपा हुआ है और उसको तबाह कर दिया गया है, उनको पकड़ लिया गया हो? ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। और लास्ट चीज जो इस पे मैं कहना चाहूंगा कि जो इन टनल्स के अंदर जहां पे भी उनको रखा गया होगा बंधकों को, तो कहीं ना कहीं इजराइल को जब तक पॉजिटिव रियल टाइम इंटेलिजेंस नहीं मिलेगी तब तक वो सभी टनल्स को बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसके बंधक ही मर गए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान उसको अपने देश के अंदर भरना पड़ेगा। कोमोडोर सिंह, इसका मतलब नॉर्थ गाजा से ज्यादा बड़ी यहां पर चुनौती जो इजराइल के सामने है वो साउथ गाजा में, क्योंकि नॉर्थ गाजा में उनको बंधक नहीं मिले। साउथ गाजा में अगर टनल्स में बंधक हैं तो जाहिर सी बात है वो इस बात को जरूर सोचेंगे कि कैसे हमला करें ताकि हमारे बंधकों को कोई नुकसान ना हो। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी डिफिकल्टी है इजराइल के लिए। मैं तो समझता हूँ इसका कोई सॉल्यूशन नहीं नजर आता, क्योंकि जो हमास के लीडरशिप है उन्होंने उनको ऐसी जगह पे छुपा दिया है क्योंकि यही तो उनके पास एक बार्गेनिंग चिप है, और तो कुछ नहीं रहा उनके पास। सब कुछ बर्बाद हो चुका है और उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो लड़ सकें। तो ये एक चीज बची है, मगर जो मुझे इसके अंदर एक होप नजर आती वो ये है कि जो हमास जो है वो कतार के ऊपर बहुत डिपेंडेंट था फाइनेंशियली, और लीडरशिप उनकी से काफी मदद मिलती थी। कतार इसके अंदर मीडिएट कर रहा है। मीडिएशन में उसने ये कहा है कि देखिए, आप इनके जो बूढ़े और बच्चे हैं उनको छोड़ दीजिए, जो आपकी महिलाएं और दूसरे बच्चे हैं इजराइल के अंदर वो हम छोड़ देते हैं, ताकि जो कुछ हिस्सा जो है, जो कुछ बंधक जो है उनको बचा लिया जाए। तो कतार की सुनता है हमास, क्योंकि हमास के पास पैसा जो आया है, जो फाइनेंशियल मदद आई, वो सिर्फ कतार से आती है। तो कतार और यूएस और इजराइल इनके ऊपर बहुत ही जिसे कहते हैं केयरफुली इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि उसकी इजराइल की पूरी कोशिश रहेगी कि कोई ऐसा काम ना कर पाए जिसके साथ वो खुद अपने होस्टेजेस को मार दें। और साथ में इसीलिए नेतन्याहू ने कहा है कि ये जो ऑपरेशन है हमारे लिए लंबा है और बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है। तो ये डिफिकल्टी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो समझता हूं कि आने वाले समय में पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, वॉर मशीनरी का प्रेशर हमास के ऊपर जैसे बिल्डअप कर रहा है इजराइल, ये बहुत ही उम्दा सही डायरेक्शन के अंदर स्टेप है। क्योंकि अभी जो हमास की लीडरशिप वो बिल्कुल बुखला गई है, गड़गड़ा गई है कि क्या करें हम, क्योंकि सामने नजर आता है
वो तो भाग के टनल में छुप जाते हैं। हमास ने 2 से 3 दिन सीज फायर की शर्त पर अपने हिसाब से 50 बंधकों को छोड़ने की बात कही है। आपको मालूम है इजराइल में इस वक्त एक वॉर कैबिनेट है जो वॉर से जुड़े सारे फैसले लेती है। उसमें रक्षा मंत्री योव गैलेंट है, प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, शिन बेट के प्रमुख हैं। अब उसी वॉर कैबिनेट में इजराइल के भीतर इस बात को मतभेद को लेकर मतभेद हो गया है कि कुछ हॉस्टेजेस छुड़ाए जाएं या सारे छुड़ाए जाएं, क्योंकि हमास कह रहा है कि 2 से 3 दिन का सीज फायर करो और 50 लोगों को हम छोड़ देंगे। रक्षा मंत्री योव गैलेंट कह रहे हैं और शिन बेट प्रमुख कह रहे हैं कि भाई ये हमास की चाल है, अपने बच्चों को उनके माताओं से अलग करने की चाल है और हम नहीं चाहते कि यहां पर इस तरह की हमास की चाल कोई कामयाब हो। लेकिन उसी वक्त वहां पर जो दूसरे पक्ष है, दूसरे लोग हैं, वो ये कह रहे हैं इस वॉर कैबिनेट में कि नहीं, जो मिल जाए वो अच्छा है। अगर 50 हमारे ने लोग छूट कर आ रहे हैं तो उनको छूट कर आने दो। यानी इजराइल में 50 बंधकों की रिहाई को लेकर मतभेद पैदा हो गया है कि ये पूरे सारे एक साथ आए या 50 बंधकों को छोड़ने की शर्त पर, हमास की जो शर्त है उस पर राजी हो जाएं। और यह बताता है कि अभी 50 बंधकों की रिहाई का ये जो मसला है अभी थोड़ा दूर है। और इसीलिए ऐसा अब ये जो है, अब इस पर मैं बात करूंगा अपने एक्सपर्ट से, उनसे पूछूंगा उनकी क्या राय है, उनके व्यूज में क्या 50 लोगों को छुड़वा लेना चाहिए या नहीं छुड़वा लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर और दक्षिण गाजा में ही लड़ाई है। एक फ्रंट खुला हुआ है वेस्ट बैंक में, उसको आप बिल्कुल मत इग्नोर करिएगा, वो रह रहकर गर्म हो रहा है। वेस्ट बैंक में बेथलेहम और यरूशलेम तक जंग की आज पहुंच चुकी है। जेनिन में तो इजरायली फौज ताबड़तोड़ ऑपरेशन कर रही है। लेकिन जो यहां से सबसे लेटेस्ट जानकारी है वो ये है कि जेनिन के इब्न सीना हॉस्पिटल को इजरायली फौज ने घेर लिया है। इजरायल का दावा है कि अस्पताल के नीचे हमास ने सुरंग की जाल बिछा रखी है और इजरायल का टारगेट ही है चुन कर हमास के लड़ाकों को ठिकाने लगाना। यह इजरायल का टारगेट है जो वो बता रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जेनिन, ये वेस्ट बैंक का इलाका आप देख रहे हैं और ये इजराइल की घेराबंदी वेस्ट बैंक में आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से। जेनिन में तो था ही, लेकिन बेथलेहम और यरूशलेम तक अब इसकी आंच पहुंच रही है। लेकिन इसी बीच वेस्ट बैंक से एक वीडियो आ रहा है, एक तस्वीर आ रही है, वो देखिए आप। अच्छा, इसी बीच देखिए इजराइल की फौजी गाड़ी पर कैसे बम गिरा है, ये आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, इजराइल की फौजी गाड़ी जब जा रही थी तो कैसे उसको बम से उड़ाने की कोशिश की गई। और अब वो तस्वीर जो वेस्ट बैंक से आई है, वेस्ट बैंक में इजरायली हमले की आग कैसे पहुंच चुकी है, ये उसका सबूत तस्वीरें। ये वेस्ट बैंक में इजरायल के हमले की तस्वीरें। यानी वेस्ट बैंक, यरूशलेम, बेथलेहम, जेनिन, ये सब जो इलाके हैं वेस्ट बैंक के, वहां पर भी अब ये इजरायल और हमास समर्थकों में या हमास के लड़ाकों में अब धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट बड़े हो रहे हैं। जेनिन में तो लगातार हो रहे हैं, वहां पर यरूशलेम में आपको मालूम है एक चेक पोस्ट पर कल अटैक हुआ था, उसको भी हमास के समर्थक का अटैक बताया गया। इसी बीच इजरायल के सीमा निगरानी टावर पर हिजबुल्लाह ने फिर अटैक किया है और हिजबुल्लाह लगातार इजरायल के और लेबनान बॉर्डर पर जो भी वॉच टावर्स हैं इजरायल के, जो उनकी वॉच पोस्ट हैं, जो वहां पर सर्विलांस सिस्टम्स हैं, कैमरास हैं, जो वहां पर कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, उनको लगातार हिजबुल्लाह उड़ा रहा है। इजरायल के हैं ये और हिजबुल्लाह लगातार उनको निशाना बना रहा है। आप कह सकते हैं हिजबुल्लाह की पूरी कोशिश है कि कट ऑफ करे वो इजरायल को इस बॉर्डर से। इसी बीच गाजा में हमास लड़ाकों के घर पर बुलडोजर चला है, वो तस्वीर आपके सामने ये देखिए। ये है वो इजरायल का शक्तिशाली दैत्याकार बुलडोजर जो लगातार इस वॉर में एक बहुत अहम हिस्सा बना हुआ है इजरायल की वॉर स्ट्रैटेजी का और उनके मिलिट्री एक्शंस का। ये हमास के लड़ाकों के घर पर इजरायल का बुलडोजर चलता हुआ और हमले में घायल एक इजरायल का टैंक अब आपको दिखाएंगे। जी हां, टैंक घायल हुआ है, क्योंकि जिस तरह से किसी घायल बड़े किसी जानवर को आप कह सकते हैं या किसी को आप समझते हैं कि इस तरह से उनको वापस उठाया जाता है किसी क्रेन से, कुछ वैसे ही उस क्रेन को, उस टैंक को टांग कर लेकर जाया गया। वो तस्वीर अगर हो पीसीआर तो मुझे दीजिए, क्योंकि हमले में इजरायल के उस टैंक को नुकसान पहुंचा है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन जनरल दत्ता, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं पूछूंगा अपने एक्सपर्ट से कि उनका क्या व्यू है वॉर कैबिनेट में जिस तरह से दो राय हो गई 50 बंधकों को छुड़ाने को लेकर। अगर आप होते उस वॉर कैबिनेट में तो आपका क्या व्यू होता? देखिए, ऐसा जो वॉर कैबिनेट में इनका आज डिस्कशन चला है उसमें दो मत थे कि अगर हम पार्शियल रिलीज करवाते हैं हॉस्टेजेस का तो जिनके हॉस्टेजेस वहाँ रह जाएंगे वो फिर और एग्रेसिव हो जाएंगे और सेंटिमेंटल हो जाएंगे
कि ये 50 छूट गए, हमारे वाले क्यों नहीं छूटे। और इसको लेके इजराइल में ये मानना है कि यहाँ तो हम पूरे हॉस्टेज छुड़वाएं इकट्ठा और ये पार्शियल रिलीज मत लें, क्योंकि वो हमारे फेवर में नहीं रहेगा। और हमास को भी इनका एक संदेश है कि तुम्हें हमास के माध्यम से जो हॉस्टेज हैं पूरे छोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो हम तुम्हारा तो खात्मा करके ही रहेंगे। अभी जो कतर के अंदर नेगोशिएशन चल रही है, अभी भी जो बैकडोर इनके नेगोशिएशन चल रहे हैं, कतर मुसाद के भी एजेंट वहां गए हुए थे। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, मैं तो ये पूछ रहा हूं। नहीं, मेरा तो ये मानना होगा कि अगर हॉस्टेज छुड़ाने हैं तो पूरे छुड़ा लिए जाएं, पूरे छुड़ा लिए जाएं, लेकिन पार्शियल रिलीज करने में भी कोई हार्म नहीं है। हाँ। कि जितने छूट जाए उतना अच्छा है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आ रहे हैं 50 तो आने दो। एयर कमोडोर बहल, आपका क्या मानना है? एक छोटा सा रिएक्शन। जी, सबसे पहले ये कहूंगा कि हमास कभी भी सारे बंधकों को नहीं छोड़ेगा। अगर बंधकों को छोड़ देगा तो उसको तो वैसे ही तबाह कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि एंड तक वो कुछ ना कुछ बंधक अपने पास रखेगा। ओके, तो और अगर छुड़वाना है तो सारे बंधकों को छुड़वाना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं 50-60 के करीब एंड में मारे ही जाएंगे।